Welcome students. Today we will going to discuss the topic atomic structure. So welcome to the atomic structure class. Dalton suggested कि जो मैटर है ना वो एटम्स का बना होता है। और एटम क्या है? एटम है स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द सब्सटेंस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी तक क्या है, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन अगर थोड़ा स्टेबिलिटी वाइज देखा जाए तो 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने अभी तक स्टडी किया है। हमने मतलब साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, और उनमें से वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स लेते हैं जिनसे मिलकर एटम बनता है। वो कौन कौन से हैं? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आर यू ओके विद दैट? तो ये 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे और इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। ठीक है ना? तो इनके बारे में अब हम आगे जानेंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे रिगार्डिंग द डिस्चार्ज ट्यूब। ये देखिए, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें ये जो हमारे पास अब देखिए, जो मैटर का जो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक जिसको आप बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ द मैटर, जो इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ द मैटर है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। कैसे? बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या होता है? आपने अपने स्कूल में या अपने घर में बहुत बार ये किया होगा खुद ही। क्या किया होगा आपने एक प्लास्टिक के जो आपके पास स्केल होता है उसको लेके अपने बालों में रब किया होगा जोर जोर से, और रबिंग करने के बाद क्या किया होगा, उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस करके कागज़ के उसको आपने अपने टेबल टॉप पे रखा होगा, और फिर अपने दोबारा से अपने बालों में स्केल को लगाकर जब उन कागज़ के बिट्स को लगाते हैं तो वो कागज़ के बिट्स क्या होते हैं, आपके जो स्केल है उस पर चिपक जाते हैं। कारण क्या है कि जो बालों में उसको रब करने पर फ्रिक्शनल चार्ज आ गया, उस पर क्या आ गया? फ्रिक्शनल चार्ज आ गया। क्लियर नहीं क्लियर? जो हमारे बाल हैं, जैसे मान लीजिए जैसे फर होता है वैसे, तो कोई ग्लास है या कोई इबोनाइट रॉड है, अगर उसको आप सिल्क या फर पे जोर जोर से घिसेंगे तो उस रॉड पे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वो दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगी। तो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। फिर फेराडेज ने बताया था कि जो सॉल्ट होते हैं जब वो पानी में डिज़ोल्व कर जाएं तो दे कैरी चार्ज, तो करंट कैरी होता है उससे। तो ये जो इलेक्ट्रिकल नेचर है मैटर का, ये ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश था। क्या था? वेल एस्टेब्लिश था। ठीक है? लेकिन दिखाने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं बना था। हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये किया था विलियम्स जे क्रूक ने। विलियम्स जे क्रूक्स ने क्या किया था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसने, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो विलियम्स जे क्रूक के नाम पे नहीं है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन के नाम पे है। कारण क्या है? एक्सप्लेनेशन, कि उसने एक्सप्लेन कैसे किया इस चीज़ को। तो कई बार जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन दी होती है, उसको एक्सप्लेन किया होता है, उसके साइंटिफिक थ्योरी को दिया होता है,
उसी के नाम पर वो डिस्कवरी जाई जाती है, चाहे ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किसी ने भी किया हो। ओरिजिनल डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था विलियम्स जे क्रूक ने, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को बता नहीं पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियरली अंडरस्टूड? तो सबसे पहले जानते हैं डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब एक हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, लगभग मान लीजिए ये 60 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक पॉसिबल है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तक पॉसिबल है। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में गैस या फिर कोई मेटल वेपर्स हो सकते हैं, या फिर क्या होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि एक ही गैस हो, बहुत सारी गैसेस मिला के हो सकती हैं। तो याद रखिए ये जो मैटर ली जाए, गैस ली जाएगी, वो क्या होगी, आइदर में भी ये सिंगल गैस और ए मिक्सचर ऑफ गैस और मेटल वेपर्स, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। साथ में ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। वैक्यूम पंप इसलिए लगा हुआ है कि हम अंदर के प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। जो एनोड और कैथोड हैं, ये दो मेटल की रॉड लगी हुई हैं अंदर। जो कैथोड है इट इज़ अटैच टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो एनोड है इट अटैच टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो आप बोल सकते हैं एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियरली अंडरस्टूड? तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, बाहर में क्या है, बाहर के अंदर क्या है, इसमें बाहर में ये एक ग्लास की ट्यूब है, अंदर में क्या है, इसके गैस है या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, या फिर मेटल वेपर्स है, कुछ भी पॉसिबल है इसमें। कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है और एनोड जो है वो पॉजिटिव, दोनों मेटल रॉड हैं, दोनों क्या है, मेटल रॉड है, वैक्यूम पंप। ठीक है जी। देखा क्या गया यहाँ पे कि जब हम एक हाई वोल्टेज, पहला क्या है कि अगर हम हाई वोल्टेज लगाते हैं इसको अराउंड कितना 10,000 वोल्ट का एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक, तो क्या होगा, तो नथिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, नो करंट फ्लोज, क्या होता है, नो करंट फ्लोज, कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं आती है हमें। ठीक है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक का, उस कंडीशन में कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता। क्लियर आपको ये बात? सेकंड स्टेज में क्या कहता है, वैक्यूम पंप लेके वो क्या करता है, वैक्यूम क्या करता है, अंदर से गैस को खींचता है, तो प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है अबाउट 10 पावर -2 एटमॉस्फेरिक, या फिर इसको बोलेंगे 1 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर से लेके 10 मिलीमीटर Hg। ठीक है, अब ये प्रेशर इज रिड्यूस्ड, क्या होता है, प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू दिस, प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू दिस वैल्यू। अब क्या होगा, अब इस प्रेशर पर व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, तो क्या है, a glow is seen in the discharge tube। अब जब प्रेशर को उसने 10 पावर -2 एटमॉस्फेरिक कर दिया, तो क्या हुआ उस केस में, क्या हुआ उस केस में, यहाँ पे कुछ ग्लो लगा, क्योंकि कारण क्या है, जो अंदर कोटिंग की गई है वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है। जो अंदर वाली साइड है जो ग्लास ट्यूब की, जो ये ग्लास ट्यूब है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, इसके अंदर में कोटिंग है किसकी, जिंक सल्फाइड की। ये नीला नीला देखिए मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई यहाँ पे सब तरफ। ठीक है नहीं,
तो वो जिंक सल्फाइड क्या है, एक फ्लोरिसेंट मटेरियल है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर उस पर कोई पार्टिकल आके टकराता है तो एक सिंटिलेशन, एक लाइट प्रोड्यूस होती है। तो क्या देखा गया कि जब प्रेशर को रिड्यूस किया गया, वैक्यूम से थोड़ा सा निकाल लिया गया गैस को, तो उससे क्या हुआ, प्रेशर रिड्यूस हो गया। प्रेशर ऑफ द गैसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिमूविंग इट, ठीक है जी, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कम कर देंगे सेम कंडीशन में, सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम में, तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखा गया क्या कि जो ग्लो है वो प्रोड्यूस हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। क्लियर, श्योर अबाउट दैट। अब उसका कारण क्या है, सम पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग द जिंक सल्फाइड कोटिंग। श्योर अबाउट दैट। तो अब क्या किया गया है, अब इस प्रोसेस को रिपीट किया गया एक बार फिर से, बाय रिड्यूसिंग द फर्दर प्रेशर, अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, यहाँ पर ये जो एनोड है वो क्या ली गई, एक परफोरेटेड एनोड, क्या ली गई, परफोरेटेड एनोड ली गई। और जो कैथोड है वो भी क्या लिया गया, परफोरेटेड कैथोड। तो परफोरेटेड का मतलब क्या हुआ, परफोरेटेड का मतलब हुआ जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे आपके घर में खिड़की पे जाली लगी होती है, तो जाली में क्या होती है, लोहे की जाली होती है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। तो हवा तो अंदर बाहर जा सकती है, लेकिन मक्खी मच्छर नहीं अंदर बाहर आ सकता। तो क्या है, परफोरेशन है। क्या बेटे, वो परफोरेशन है। या जो आप रात को जाली लगा के सोते हैं, अपने मच्छरदानी जो होती है उसमें जाली होती है, तो हवा तो अंदर बाहर जाती है, लेकिन वो जो मच्छर की जाली होती है उसमें से क्या होता है, वो परफोरेटेड आपका वेब बैग तरह का, कि जाली जो होती है, तो जाली को परफोरेशन बोलते हैं। तो एनोड और कैथोड में हल्के हल्के छेद कर देते हैं, ठीक है। और जो पूरा का पूरा जो साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब है वो कोटिंग कर दिया जाता है, किससे, जिंक सल्फाइड से कोटिंग से। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि जब प्रेशर को व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू कहाँ तक ले गए, 10⁴ एटमॉस्फेरिक तक। मतलब कितना हो गया ये, लगभग आपका 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। तो उस समय क्या हुआ, उस समय यहाँ पे, ठीक है, तो व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू दैट मच 0.01 मिलीमीटर मरकरी ऑन applying high voltage, on applying a high voltage, ए ग्रीन ग्लो, चेक कर दीजिए यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्लो आ रहा है ना, ये देखिए ये वाला ग्रीन ग्लो, ये ग्रीन ग्लो है, नजर देखिए आप ध्यान से। ए ग्रीन ग्लो इज ऑब्जर्व्ड, वॉज ऑब्जर्व्ड आना चाहिए था, वॉज ऑब्जर्व्ड बिहाइंड एनोड, एनोड के पीछे से, बिहाइंड किससे, बिहाइंड दी एनोड, बिहाइंड दी एनोड, ठीक है। एनोड के पीछे से ग्रीन ग्लो आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चार्ज पार्टिकल पीछे की सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं। तो एनोड के पीछे कौन जा सकता है, एनोड के पीछे सिर्फ नेगेटिवली चार्जिकल पार्टिकल जा सकता है। रीजन क्या होता है, एनोड पे चार्ज क्या होता है, एनोड कैरी पॉजिटिव चार्ज, चेक कर लीजिए, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें क्या हो गया, ओनली नेगेटिव पार्टिकल्स कैन गो टूवर्ड्स इट। क्यों, क्योंकि कोई पॉजिटिव होगा उसको तो वो रिपेल करेगी, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं बिहाइंड द नोड दे शुड कैरी नेगेटिव चार्ज। ये कंफर्म हो गया, क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया, क्या हो गया
कि जब प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक पर बाय अप्लाइंग ए हाई वोल्टेज, तो क्या होता है, एक ग्रीन ग्लो बिहाइंड द एनोड होता है। तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए क्या होता है, ओनली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कैन गो थ्रू इट। इट मीन्स कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में पैदा हुए हैं और वो एनोड को परफोरेशन से निकल के पीछे उसकी स्ट्राइक किया, ठीक है, परफोरेटेड एनोड से पास हो गए हैं और पीछे जाके वॉल पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो गारंटीड है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो एनोड से रिपल्शन लेंगे। आर यू ओके विद दैट? तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देखा क्या गया यहाँ पे, देखा ये गया कि पार्टिकल जो स्ट्राइक कर रहे हैं वॉल को बिहाइंड द एनोड, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये जो रेज हैं ये इमर्ज हुई हैं कैथोड से, तो इनको नाम क्या दिया गया, कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया इसको, कैथोड रेज। तो आपको जो बात आगे समझनी है वो ये समझनी है, कैथोड रेज कहाँ होती हैं, कैथोड रेज इमर्ज फ्रॉम, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड। पहली बात तो ये है। दूसरा है बाय गैस, बाय गैस पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन। लो प्रेशर पे याद रखिएगा, हाई प्रेशर पे नहीं, लो प्रेशर पे गैस कैन बी आयोनाइज, गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज एट लो प्रेशर गैसेस कैन बी आयोनाइज्ड। क्या बोल रहा हूँ मैं, रिपीट कीजिए। अगर प्रेशर लो है और वोल्टेज हाई है तो गैस में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ले सकते हैं, तो ये इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या होता है, आयोनाइजेशन। और तीसरा क्या होता है कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉकआउट सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द गैस। तो कैथोड रे का ये तीन सोर्स है। एक तो कैथोड से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन बाद में दिया गया, अब तो क्या हमें पता है इसलिए मेरे मुंह से वही निकल रहा है। वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे जिनको कैथोड है, असल में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाद में हुआ ये बात। लेकिन कैथोड रे जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, एक तो नंबर 1 कैथोड से निकलते हैं, दूसरा जो गैस प्रेजेंट है वहाँ पर उसकी आयोनाइजेशन से, मतलब गैस में से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। और तीसरा क्या है, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं कैथोड से, वो गैस के पार्टिकल से टकराते हैं और अपनी, क्योंकि वो उनमें हाई काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो अपनी स्ट्राइकिंग वजह से, ठीक है ना, अपनी स्ट्राइक होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये तीन सोर्स हैं यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के, जो कि जाते हैं आगे और परफोरेटेड एनोड से पास हो जाते हैं और फिर पीछे जाकर वॉल पे स्ट्राइक करते हैं और ग्रीन ग्लो देते हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटे आप लोगों को? वेरी गुड। नेक्स्ट जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे है आपको मैंने नोट्स दे रखे हैं, उन नोट्स में आप देख लीजिए कि कैसे आएगा, ठीक है। तो उसमें मेन आइडिया क्या था, नंबर 1 आइडिया था, जो कैथोड रेज हैं दे ट्रेवल इन व्हाट, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। नंबर 3, they are made up of material, they are material particles, they are material particles। ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं सिर्फ मेन पॉइंट दे रहा हूँ। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था इसमें कि ये हीटिंग इफेक्ट देती हैं। क्या देती हैं? ये हीटिंग इफेक्ट देती हैं।
तीसरा, इफ सडनली स्टॉप्ड बाय टंगस्टन और बाय हैवियर मेटल लाइक मोलिब्डेनम, तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। ये आप ध्यान से पढ़ के, मैंने आपको नोट्स अप्लाई किए हुए हैं, प्लीज़ गो थ्रू नोट्स। जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उसको समझ लीजिए कि जो कैथोड रेज हैं दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, दे आर मटीरियल पार्टिकल्स, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। व्हेन दे आर सडनली स्टॉप्ड बाय, डब्ल्यू क्या होता है? टंगस्टन। ये टंगस्टन का सिंबल है डब्ल्यू, हालांकि टी नहीं है, ये डब्ल्यू याद रखना इसी को। तो जब टंगस्टन को स्ट्राइक करता है एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की वेव्स, जिसको कैथोड रे बोलते हैं, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती हैं? एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्लास नोट्स में जाके आपको जो मैंने भेजे हैं उनमें पढ़ लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर यू श्योर? अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनका नाम क्या है। तो इसमें क्या हुआ, जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ यहाँ पर कि नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट द कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, तो इसको आप दोबारा से समझिए। द negatively charged material particles constitute the cathode rays are called as electrons। ये बात आपको जाननी है कि उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनसे कैथोड रे बनी होती हैं। तो दोबारा समझ लीजिए, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, cathode rays carry negative charge, cathode rays are material particles, cathode ray produce heating effect and ionizing effect। ठीक है ना? फिर अगर इनको आप सडनली स्टॉप करेंगे टंगस्टन या मोलिब्डेनम, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है कि दे कैन ट्रेवल अप टू व्हाट? अप टू द स्पीड ऑफ द लाइट। 10% स्पीड से लेके 100% कितनी स्पीड से जा सकती हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एज ए स्टूडेंट मालूम होना चाहिए। आर यू श्योर? क्लियर आपकी बात? अब बात आती है कि इनको फंडामेंटल पार्टिकल क्यों माना गया। तो वो बताया था जे थॉमसन ने, जिसने था जे थॉमसन ने। आर यू श्योर? ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको समझना है कि कैसे मालूम पड़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल। जे थॉमसन ने शो किया। क्या शो किया जे थॉमसन ने? इसने शो किया इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल। कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं। क्या है? वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। तो जे थॉमसन ने क्या लिया? जे थॉमसन ने एक बड़ा सा डिस्चार्ज ट्यूब लिया और डिस्चार्ज ट्यूब थोड़ा बड़ा कर दिया, और बड़ा करके पीछे क्या लगा दिया? एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन किसकी बनी होती है? ये बनी होती है, इसके ऊपर कोटिंग होती है जिंक सल्फाइड की। इसकी होती है जिंक सल्फाइड की। ठीक है, उसने यहाँ पर पहले एक ये कैथोड लिया, ये कैथोड है यहाँ पे, और ये एनोड है, और एनोड के बीच में एक बिल्कुल छेद है, एनोड विद द होल। और इतना वो छेद ऐसे है कि उसमें से सिर्फ सिंगल रे ही बाहर जा सकती है। इलेक्ट्रॉन की एक सिंगल रे ही कैरी आउट कर सकती है। फिर उसने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये जो प्लस और माइनस दिख रहे हैं, और साथ में ये लगा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो जो ये आपको यू लग रहा है, ये यू शेप में क्या है, साउथ एंड नॉर्थ, एन एस और एन, देखिए ये एस लिखा है, ये एन लिखा है, ये एस है, ये एस है और ये एन है। क्लियर आपको ये मेरी बात? तो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये देखिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये यू ट्यूब है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो आप देख रहे हैं प्लेट बनी हुई है, पॉजिटिव चार्ज और ये नीचे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने कैथोड रेस को डिफरेंट तरह के मटेरियल से प्रोड्यूस करवाया, डिफरेंट तरह की गैसेज यूज़ की, ठीक है। तो उसने क्या देखा, उसने देखा, अब उससे पहले प्रूव हो चुका था कि जो कैथोड रेज हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज, दे कैरी व्हाट, नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उसने कैथोड रेस को प्रोड्यूस करवाया और सिर्फ उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया। क्या किया उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया तो जो ये देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, तो जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई और उसने जाकर स्ट्राइक कहाँ किया, जहाँ पर ए है। तो आपने क्या किया, कैथोड रेस को प्रोड्यूस करवाया, और कैथोड रेज जब प्रोड्यूस हुई तो प्रोड्यूस होने के बाद आपने बाद में उन कैथोड रेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है। तो उस कैथोड रे में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इट विल डेविएट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जाके ए पर स्ट्राइक किया। हमें कैसे मालूम पड़ा, जैसे ही वहाँ पर स्ट्राइक किया ए पर, सिंटिलेशन प्रोड्यूस हुआ, लाइट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। टिमटिमाते तारे होते हैं ना, वैसे जिंक सल्फाइड पे जैसे पड़ा वैसे ही, ठीक है, ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया वहाँ पे ए पॉइंट पे, ठीक है, क्लियर। फिर उसने बंद कर दिया कैथोड रे ट्यूब, फिर दोबारा से ऑन किया। अब दोबारा से ऑन करने पर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो पीछे लगी हुई है यहाँ पर, ये तो ऑन ही रहेगी, जो पीछे लगी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऑफ कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया। अब क्या होगा, अब जो याद रखिए, तो फिर वो क्या होगा, इट विल डेविएट टुवर्ड्स दी, ये जो डेविएशन हो गया उसका डिफ्लेक्शन हो गया वो टुवर्ड्स पॉइंट सी हो गया, ठीक है ना, किसी तरफ हो गया, नॉर्थ की तरफ से लगी। तो सी पर जाके स्ट्राइक किया किसने, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम ने। तो इसका क्या हुआ, ए पर स्ट्राइक कब हुआ, जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन। सी पर स्ट्राइक कब हुआ, व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन, ओके। उसके बाद क्या किया गया यहाँ पे, तो शुरू में जब अब ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है ना मैग्नेटिक फील्ड ऑन है, तो क्या होगा, द कैथोड रे विल ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन एंड विल स्ट्राइक द बी, वो बी पर स्ट्राइक करेंगे इन एब्सेंस ऑफ बोथ द फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास तीन ऑब्जर्वेशन है, बी पर कब हुआ, व्हेन नो फील्ड इज ऑन। ए पर स्ट्राइक कब हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन बट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ। सी कब हुआ, वन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ, तो वो सी पे हुआ। अब उसने चौथा एक्सपेरिमेंट किया, उसने पहले मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया तो सी पर स्ट्राइक किया। धीरे धीरे उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई को बढ़ाना शुरू किया। तो पहले वेव मान लीजिए यहाँ गिरेगी, फिर और बढ़ा दी, फिर यहाँ गिरेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींच रही है, उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं, तो सी पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींच रही है इलेक्ट्रॉन को, उसका पॉजिटिव प्लेट। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या आएगा, जब स्ट्रेंथ ऑफ क्या होगा, जब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। तो
उस केस में क्या होगा, उस केस में वापस इलेक्ट्रॉन जो है बी पर स्ट्राइक करेगा। तो बी पर स्ट्राइक कब करता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑफ होते हैं, और सेकंड केस जब दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होती है। तो बाय नोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ ईच एंड फील्ड, जे थॉमसन डिटरमाइंड चार्ज बाय मास रेशियो। इस जो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो सामने आपके बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, अपरटस डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। तो हम क्या निकालेंगे, ई बाय एम रेशियो बाय अप्लाइंग ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप आगे जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर। तो वहाँ पे जाके आपको ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि 12th में आपको एक अलग से टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो वहाँ पे जाके आपको इस पॉइंट को क्लैरिफाई होगा, क्योंकि अभी अभी ये हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि आप कुछ नहीं जानते इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने पहले कैथोड रेस को प्रोड्यूस करवाया। तो पहले उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले उसने कोई फील्ड ऑन नहीं की, ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड। तो जो कैथोड रे है वो बी पे स्ट्राइक करती है। फिर उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की, तो जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो ए पर जाके स्ट्राइक हुई, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ऑन की और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दी, तो इलेक्ट्रॉन की बीम जाकर सी पर स्ट्राइक की। क्लियर आपको ये बात। फिर उसने क्या किया, चौथे एक्सपेरिमेंट में उसने पहले मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने पर क्या हुआ, जो पॉइंट सी पर जाकर स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन का, फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को धीरे 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 बढ़ाना शुरू किया। पहले थोड़ी सी बढ़ाई, तो मान लीजिए ये जेड पे आ गया, फिर और की तो एम पे आ गया, फिर और की तो एन पे आ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, पॉइंट ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, क्योंकि दोनों पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगी हुई हैं, तो फिर दोबारा से क्या होगा, कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलनी शुरू हो जाएगी, वो स्ट्राइक करेगी बी पर। तो बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हम क्या निकाल लेंगे, ई टू एम रेशो, क्या निकाल लेंगे, चार्ज टू मास रेशो। आपको समझ आ गया ये पॉइंट, क्लियरली अंडरस्टूड नाउ, श्योर, क्लियर, आर यू क्लियर अबाउट दैट। ठीक है, तो हम इसको अब दोबारा से फिर एक्सप्लेन करेंगे, श्योर, देखते हैं। तो अब हम दोबारा समझते हैं इस बात को। जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन डिटरमाइंड ई बाय एम रेशो। क्या किया उसने, ई बाय एम रेशो। तो पहले उसने क्या किया, ही अलाउड द कैथोड रेस टू ट्रेवल in absence of both electric field and magnetic field. The cathode rays strike at point B. क्लियर अंडरस्टूड नाउ, आर यू श्योर, ठीक है, क्लियर। कि इन एब्सेंस ऑफ बोथ द फील्ड यहाँ बी पे स्ट्राइक हुआ, ठीक है बेटे, आर यू क्लियर अबाउट दैट, नाइस। ही made the electrical field to operate। उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपरेट करवा दिया।
ठीक है। द कैथोड रे deviate towards positive plate by taking a parabolic path. And strike at A. तो A पर स्ट्राइक हुआ, किस पर स्ट्राइक हुआ? A पर स्ट्राइक हुआ। यहाँ पे उसने क्या किया कि अलाउ किया यहाँ से कैथोड रे को। देखिए यहाँ कैथोड रे आनी शुरू हुई, तो कैथोड रे यहाँ से डेविएट होनी शुरू हो गई, ठीक है नहीं? आर यू ओके विद दैट? तो वो डेविएशन क्या हुआ? टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, पॉइंट ए पर। श्योर अबाउट दैट? नाइस। थर्ड एक्सपेरिमेंट ने क्या किया? ही मतलब जे थॉमसन, ही अलाउड नाउ द मैग्नेटिक फील्ड टू ऑपरेट ओनली। उसने ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑपरेशन किया सिर्फ। तो जो कैथोड रे आई वो उसको डेविएशन लेते लेते कहाँ जाएंगी? वो इस साइड जाएंगी। सो कैथोड रेज डेविएट बाय टेकिंग ए सर्कुलर पाथ। अगर आप इसको अलाउ करेंगे तो ये सर्कल बनाते बनाते ये बाहर की ओर जाएगी, ऐसे करते सर्कल बना के वापस यहीं आ जाएगी, ठीक है? बैठेंगे सर्कुलर पाथ एंड स्ट्राइक दैट सी पर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है ना? क्लियरली अंडरस्टूड? श्योर? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? ही फर्स्ट अलाउड टू ऑपरेट ओनली मैग्नेटिक फील्ड। देन ही अप्लाइड simultaneous electric field both the forces acting in opposite manner। अब हो क्या रहा है? जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यहाँ ले जाती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यहाँ ले जाना जाती है। तो दोनों फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी और बैलेंस करने में क्या होगा? पॉइंट बी पर आके फिर दोबारा स्ट्राइक करेगी जब दोनों की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम हो जाएगी। क्लियर है? तो उससे क्या होगा? क्लियर? सो when strength of electric field and magnetic field is equal, again it will take again it travel
in straight line and strike at B। क्लियर आपको ये बात? तो वो बी पर ही स्ट्राइक करेगी। अब यहाँ से शुरू होता है जे थॉमसन का चमत्कार। उसने जे थॉमसन क्या किया? जे थॉमसन एंड कैलकुलेट, उसने क्या कैलकुलेट किया उस पर? एंड कैलकुलेट ई बाय एम रेशो। क्या निकाल लिया उसने? ई बाय एम रेशो। जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने चेंज द कैथोड एंड एनोड many times। Change the gases many times। उसने क्या किया? उसने जो कैथोड और एनोड, देखिए उसने जो क्या किया, ये जो कैथोड और एनोड है ये 10 बार चेंज किया। कभी कॉपर का, कभी गोल्ड का, कभी प्लेटिनम का, कभी ग्रेफाइट का, अलग अलग मटेरियल का बना है। उसने जो अंदर गैसेस ली वो अलग अलग गैसेस ली। कौन कौन सी गैस ली? कभी नाइट्रोजन ले ली, कभी ऑक्सीजन ले ली, कभी एयर ले ली, कभी मेटल वेपर्स ले लिए, ठीक है, कभी मरकरी वेपर्स, कभी सोडियम वेपर्स, कभी नियॉन गैस, ठीक है, कभी ऑर्गन गैस, कभी एयर, कभी वाटर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो उसने बहुत बार एक्सपेरिमेंट को आजमाया एंड ईच एंड एवरी केस क्या हुआ उसको? इन ईच एंड एवरी केस जो चार्ज बाय मास रेशो है वो क्या आया? कांस्टेंट। क्या आया वो? कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जे थॉमसन ने क्या किया? उसने चेंज किया। किसको चेंज किया? कैथोड को और एनोड को बहुत बार चेंज किया, गैसेस को बहुत बार। लेकिन हर एक केस में क्या आया? हर एक केस में ई बाय एम का जो रेशियो है कांस्टेंट आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं गैस से या कैथोड से, तो वो चाहे हाइड्रोजन से निकले, चाहे हीलियम से निकले, चाहे आर्गन से निकले, चाहे ऑक्सीजन से निकले, चाहे कॉपर से निकले, चाहे गोल्ड से निकले, चाहे एल्युमिनियम से निकले, चाहे ग्रेफाइट से निकले, वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि कौन से मटेरियल से बाहर आ रहे हैं, बस वो सब कुछ सेम ही है। ठीक है ना? क्लियर नहीं? आपको ये मतलब है इसका। ठीक है? द negatively charged particles coming out are independent of the nature of the material। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जो कमिंग आउट आ रहे हैं वो डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं करते। सो वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं आर फंडामेंटल, वो फंडामेंटल है। It does not depend upon कि electrons are coming out from which material, they are same। ठीक है ना? पता लग गया ना आपको? उसने 20 बार एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। कभी कैथोड कॉपर ले ली, कभी गोल्ड ले ली, कभी प्लेटिनम ले ली, कभी ग्रेफाइट ले ली, कभी आयरन ले ली, कभी निकल के ले ली। ठीक है ना? उसने गैस चेंज किया 10 बार। हर एक केस में ई बाय एम रेशो कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? ई बाय एम रेशो चेंज नहीं हो रहा। इसमें क्या हुआ
कि वो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, चाहे किसी गैस से बाहर निकले, चाहे मिक्सचर ऑफ गैस से बाहर निकले, चाहे वेपर से निकले, चाहे मेटल से निकले, चाहे नॉन मेटल से निकले, उसका नेचर सेम ही है। तो वो तभी पॉसिबल है जब वो फंडामेंटल हो। ठीक है, तो जो E/m रेशो है, E/m रेशो फॉर कैथोड रेज वो कांस्टेंट है। क्या बेटे, वो कांस्टेंट है। ठीक है, और कितना है? ठीक है जी, वो है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। आर यू ओके विद दैट? तो जो E/m रेशो है फॉर कैथोड रे, और कैथोड रेज क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, दोबारा से मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सेम स्टेटमेंट, E/m रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। ये उसका रीजन है। तो ये जो वैल्यू है आपने यहाँ रखनी है। ठीक है, आर श्योर अबाउट दैट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। जो लास्ट का ये पेज जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, श्योर अबाउट दैट? ओके, नाइस।